चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और क्योंकि कल हमारा एग्जाम होने वाला है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो जहाँ भी आप लोगों को समझ में आना है वहाँ पे बस मुझे टोक देना, भैया ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया और यहाँ से दोबारा बता दो, ठीक है। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखो हमें क्या बताया जा रहा है, कुछ अलग अलग टाइप के गुड्स होते जा रहे हैं। कौन कौन से तरीके के गुड्स हुआ करते थे? कुछ होते हैं हमारे पास कंजप्शन गुड्स। बताओ कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख के आओगे? कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूज बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर इमीडिएट वांट्स। जो हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं उसे हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्या होगा? दीज गुड्स प्रोवाइड डायरेक्ट यूटिलिटी टू द यूजर्स। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा था ना, कोई भी प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए तो हम उसे यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार तरीके के गुड्स हो सकते हैं हमारे पास: ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। जो एक साल से कम चलते हैं उसे क्या बोलेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और जो एक बार भी खत्म हो जाते हैं, नॉर्मली यूज करते करते खत्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो जो एक साल से लंबा चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। जो एक साल से कम चलेगा वो सेमी ड्यूरेबल, और जो एक बार में यूज करते खत्म हो जाएगा वो नॉन ड्यूरेबल। लास्ट में होता है हमारे पास सर्विसेज, जैसे एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो। देन हमारे पास है फाइनल यूज ओनली। जितने भी कंजप्शन गुड्स होते हैं ना वो सीधा फाइनल यूज के लिए यूज होते हैं, तभी हम उसे कंजप्शन गुड्स बोल रहे हैं। जैसे अगर मैंने एक रजिस्टर परचेज किया, अगर मैंने पेपर परचेज किया अपने लिखने के लिए, यूज करने के लिए, उससे मैं क्या बोलूंगा? कंजप्शन गुड्स बोलूंगा। बट अगर मैंने पेपर परचेज किया उसका बुक्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, तो उससे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, फाइनल गुड्स वो नहीं कहलाएगा। ठीक है। देन ड्यूरेबल गुड्स की डिस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स लास्ट फॉर अच्छा ये तो हो गया ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करते हैं, द डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंजप्शन पैटर्न विद इन एन इकोनॉमी। अगर किसी कंट्री के अंदर में बहुत सारा कंजप्शन गुड्स का डिमांड हो रहा है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि उस कंट्री के अंदर में लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस कंट्री की नेशनल इनकम भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। नेशनल इनकम निकालने के कितने मेथड थे बताओ? तीन मेथड थे ना, कौन कौन सा? इनकम मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड था और वैल्यू एडिशन मेथड था। तीन हमारे पास मेथड थे। इनकम मेथड के अंदर में क्या था? लोग इनकम कितना अर्न कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर में कितना था? लोग एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। अब जितना लोग कंजप्शन करेंगे उतना ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, और जितना ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ती रहेगी। ये इम्पैक्ट की बात है। देन हमारे पास है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनों को कैपिटल गुड्स बोला जाता है। ऐसे कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करता हूँ, यूजेस ऑफ द कैपिटल गुड्स कहाँ पे यूज होते हैं? इनकम अर्न करने के लिए यूज होते हैं। मैं उसे क्या करूंगा? अपने फैक्ट्री में एज ए मशीन यूज करूंगा तो इनकम अर्न होगा। इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई ना कोई प्रोडक्शन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? मशीन, टूल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब कुछ क्या हमारे पास? कैपिटल गुड्स है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को कैपिटल गुड्स क्या बनाता है? एक तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई वैल्यू, प्लस वो क्या होते हैं? वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। वो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी डिटरमाइन करता है। मतलब अगर एक कंट्री के अंदर में कैपिटल गुड्स नहीं है तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा? बताओ, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीन तो चाहिए ना, मशीन नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? इसके लिए। देन है डिस्टिंक्शन फ्रॉम कंजप्शन गुड्स। अच्छा, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? कंजप्शन गुड्स भी तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी तो हम यूज कर रहे हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? कंजप्शन गुड्स हम लोग अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, हालांकि जो कैपिटल गुड्स होता है उसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। दोनों में क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। देन है, अच्छा ये ठीक तो हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल गुड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे कोई भी गुड्स जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हो चुका है, जो प्रोडक्शन की पाइपलाइन से बाहर आ चुके हैं, उन सभी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इंटेंडेड फॉर द फाइनल यूज ऑफ द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। जिसके ऊपर कोई और फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे। बाकी सबको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलेंगे। या तो कोई गुड्स फाइनल गुड्स होगा या इंटरमीडिएटरी गुड्स होगा। देन पर्पस ऑफ फाइनल गुड्स क्या होता है? दो पर्पस हो सकता है, कंजप्शन पर्पस हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है। यानी कि अगर कोई फाइनल गुड्स है तो फाइनल गुड्स की भी दो कैटेगरी होती है, कंजप्शन वाले गुड्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स होते हैं। कंजप्शन गुड्स कौन कौन से होंगे बताओ? कंजप्शन गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी सामान हम लोग परचेज करते हैं उन सबको ही क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कंजप्शन गुड्स होता है। तो मोबाइल फोन, टेलीविजन, जितने भी हम सामान परचेज कर रहे हैं यूज करने के लिए, सब कुछ क्या हो जाएगा हमारे लिए? कंजप्शन गुड्स हो जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन से होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं एज अ मशीन, कैपिटल गुड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स में देन अ रोल इन द नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स का नेशनल इनकम में क्या रोल होता है? जितना ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर में फाइनल गुड्स बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो है सेल करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, हमारे लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी और साथ साथ में एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। कह सकते हैं ओवरऑल हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। देन अ डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? तो जो फाइनल गुड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है, बट इंटरमीडिएट गुड्स का प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है सेलिंग पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं और फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं, लेकिन जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं उसके अंदर जो कंज्यूमर वाले गुड्स होते हैं ना, वो सब के सब सिर्फ कंजप्शन पर्पस के लिए खरीदे जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर में दो तरीके के गुड्स आते हैं। ऐसे गुड्स जिसका यूज करके हम फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं उन्हें भी इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, और ऐसे गुड्स जिसको हम आगे चल के बेचने वाले सेलिंग के पर्पज से हमने करता है, दोनों को ही क्या बोला जाता है? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आएगा? रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे फ्लोर फॉर द बेकरी। अगर हमने आटा खरीदा है अपने बेकरी के लिए तो हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। अच्छा, अगर हमने घर के लिए आटा खरीदा तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स या फाइनल गुड्स बोलेंगे हैं। उसे हम लोग क्यों नहीं बोले इंटरमीडिएट गुड्स? डायरेक्ट आटा थोड़ी खाएंगे, उससे तो रोटी बना के खाएंगे ना। फिर बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको प्रोडक्शन के पर्पज से नहीं खरीदा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करने वाले हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास। इंटरमीडिएट गुड्स, नेशनल इनकम, ड्यूरेबल अकाउंट्स। चलिए, यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टॉक वर्सेस फ्लो। बताओ स्टॉक वर्सेस फ्लो में क्या था? स्टॉक हम किसी भी प्रोडक्ट की उन सभी क्वांटिटी को बोलते हैं जो किसी फिक्स टाइम पीरियड में होता है। जैसे अभी इस क्लास के अंदर में कितने कुर्से हैं, हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे, जो हमेशा कैसे निकाला जाता है? फिक्स टाइम पीरियड में निकाला जाता है। फ्लो क्या होता है? फ्लो मीन्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को या किसी भी चीज को जब हम एक लंबे टाइम पीरियड में कैलकुलेट करते हैं ना, उसे हम लोग फ्लो बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन की इनकम, अब इनकम कैसे कैसे होती है बताओ? इनकम होती है पूरे मंथ की। अगर उसकी मंथली इनकम तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे ना भाई, स्टॉक नहीं बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे, क्योंकि वो पूरे महीने की इनकम है ना। अच्छा, किसी बंदे के पास कितना पैसा है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। बट वो कितना पैसा कमा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे। तो नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं? फ्लो में निकालते हैं, स्टॉक में नहीं निकालते। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक गिव अ स्टैटिक स्नैपशॉट ऑफ वेरिएबल एट अ वन मोमेंट। कहाँ पे? वन मोमेंट, किसी फिक्स टाइम पीरियड में जो रहता है उसे ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं, बाकी सबको फ्लो बोला जाता है। फ्लो शो डायनामिक चेंज एंड एक्टिविटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड होता है, जैसे एक वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, लंबा टाइम पीरियड रहता है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम लोग अपने कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके बदले हमारा एक्सपेंस होता है ना, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा, रोल ऑफ कंजप्शन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये हमने पहले भी पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ओके। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा ना, कैपिटल गुड्स के अंदर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम में क्यों इंपॉर्टेंट होता है बताओ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो सकता है और नेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। तो जैसे अगर आपने एक मशीन परचेज किया 10 लाख का और आज की डेट में उसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए, तो उसकी वैल्यू में क्या है? 2 लाख रुपए का डिक्रीज आ गया ना। वो जो 2 लाख कम हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। स्टार्टिंग प्राइस क्या था? 10 लाख, अभी कितना प्राइस चल रहा है? 8 लाख। तो स्टार्टिंग वाले प्राइस को ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है और जो अभी वैल्यू उसे नेट वैल्यू बोला जाता है, और जो दोनों में डिफरेंस है उसे हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट वी है फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बताओ फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में कौन कौन से होते हैं? अगर मैं फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूँ तो हमारे पास आता है फॉर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मार्केट। ये चारों मिला के क्या बनते हैं? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी बनते हैं। बट पूरे के पूरे फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना, अपने सिलेबस सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? मनी फ्लो बोलेंगे। बट कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर हम लोग मनी का यूज नहीं कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ही यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो बोलेंगे। तो सर ऐसे तो रियल फ्लो को बार्टर सिस्टम बोलना चाहिए। सही बात है, रियल फ्लो को बार्टर सिस्टम ही बोला जाता है। दोनों क्या है? दोनों सिमिलर है। ठीक है, इन एन इकोनॉमी रियल फ्लो एंड मनी फ्लो रेफर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी बिटवीन वेरियस सेक्टर। अलग अलग सेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है? गुड्स का लेन देन हो रहा है, सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, या पैसों का लेन देन हो रहा है। रियल फ्लो के अंदर में क्या आता है? रियल फ्लो के अंदर में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बदले हम लोग या तो गुड्स दे रहे हैं या
सर्विसेज दे रहे हैं, पैसों का यूज नहीं किया जा रहा। बट मनी फ्लो के अंदर में क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हम बदले में मनी का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो ये सिंपल सिंपल चीज है। चलिए यहाँ पे आके हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक सेकंड, इसमें एक टॉपिक नहीं आया, पहले वो टॉपिक कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का आ रहेगा? चलो ठीक। क्या कह रहे हो? देखो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि एग्जाम भी तो बहुत ज्यादा पास आ गया ना। अब अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना पूरा दिन निकल जाएगा, बट अपना खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें समझना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि 3 सेक्टर और 4 सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हाउस होल्ड, बताओ हाउस होल्ड क्या होता है, और एक होता है हमारे पास फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड और फर्म्स। तो जितने भी फर्म्स होते हैं ना, फर्म्स को बिजनेस का ग्रुप बोला जा सकता है। जितने भी बिजनेस है उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, फर्म्स बोल रहे हैं। तो या तो किसी बंदे का बिजनेस होगा तो किस में आ जाएगा, फर्म्स में आ जाएगा। बाकी सब किसके अंदर आ गए, हाउस होल्ड्स के अंदर में आ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एक्सचेंज हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे पहले फर्म जो है ना, फर्म क्या करता है, फर्म फैक्टर, यहाँ पे फर्म जो है, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो है ना ट्रांजेक्शन हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, नंबर 1, फर्म को जो है ना प्रोडक्शन करना है, सामान वगैरह बनाना है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए उन्हें चाहिए फैक्टर सर्विसेज। क्या चाहिए इनको, इनको फैक्टर सर्विसेज चाहिए। अब फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, एक हाउस होल्ड फर्म को किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो फैक्टर सर्विसेज में 4 तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। या तो कोई बंदा लेबर की सर्विस दे सकता है, या फिर कैपिटल की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और लैंड जो है, लैंड को यूज करने के लिए हम दे सकते हैं, लास्ट में एंटरप्रेन्योर। ये 4 तरीके के फैक्टर सर्विस है जो कि एक हाउस होल्ड प्रोवाइड कर सकता है फर्म को। बदले में फर्म क्या करता है, बदले में फर्म देता है फैक्टर पेमेंट। क्या देता है, फैक्टर पेमेंट। अब सर फैक्टर पेमेंट क्या होता है, अगर एक बंदा फर्म की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहा है तो लेबर को बदले में क्या पे करते हैं हम लोग, वेजेस पे करते हैं या सैलरी पे करते हैं। तो हम क्या पे करेंगे, वेजेस या सैलरी। ऐसे ही अगर हमने किसी का कैपिटल यूज किया तो कैपिटल के बदले हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्या पे करेंगे हम, इंटरेस्ट पे करेंगे। और अगर हम किसी की जमीन यूज करें उसके बदले हम क्या पे करेंगे, लैंड के बदले क्या पे करते हैं, हम रेंट पे करते हैं। और लास्ट में अगर हम किसी की एंटरप्रेन्योर स्किल्स के यूज कर रहे हैं तो उसके बदले हम क्या पे करेंगे, उसको प्रॉफिट पे करेंगे। सैलरी लेवल में आ जाता है ना, प्रॉफिट पे करते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे फॉर्म में जो है ना किसी बंदे का बिजनेस है जिसकी फैक्ट्री है और उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको लोग चाहिए। क्या चाहिए, लोग चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे पास हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड में यहाँ पे हमारे पास लोग हैं बहुत सारे और इन लोगों को जॉब चाहिए। क्या चाहिए, जॉब। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फर्म की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ लेबर। क्या कर रहे हैं ये लोग, हाउस होल्ड वाले फर्म की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहे हैं। बदले में फर्म इनको क्या पे करेगा, बदले में फर्म इनको वेजेस पे करेगा। तो इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कैसे लिखेंगे कि हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड किया फैक्टर सर्विसेज, बदले में फर्म ने पे किया फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले इनिशियली पैसा किसके पास था, फर्म के पास था। अच्छा, जैसे ही हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, फैक्टर पेमेंट के नाम पे पैसा किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास आ गया। अच्छा, फर्म के पास क्या आया फिर बदले में, फर्म ने बदले में क्या किया, फर्म ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कर लिया। तो अभी फर्म के पास क्या है, फर्म के पास गुड्स एंड सर्विसेज है। फर्म क्या करेगा, फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जाके बेचेगा। और उनके ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदने वाला है, हाउस होल्ड ही उनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने वाले। जब हाउस होल्ड फर्म के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे तो ये जो पैसा जो हाउस होल्ड के पास आया था, यही पैसा वापस किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास वापस चला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, क्योंकि जो मनी है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में और दूसरे सेक्टर से वापस पहले सेक्टर में फ्लो हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले हमारे सिलेबस में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी भी हुआ करता था, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है सिलेबस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, देखो आप लोगों से तो होप है बस, नहीं अरे क्या बताएं। चलिए, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स 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 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट्स को समझने के लिए हमें 9 अलग अलग पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। एग्रीगेट्स को समझने के लिए हमें कितने पॉइंट समझने की नीड है? 9 अलग अलग पॉइंट को समझने की नीड है। याद आ रहा है आप लोगों को कौन से 9 पॉइंट लिखवाए थे मैंने क्लास के अंदर? बोलो, कुछ तो जवाब दो, किसी को याद नहीं आ रहा क्या? एक होता है हमारे पास ग्रॉस, फिर होता है हमारे पास नेट, फिर होता है डेप्रिसिएशन, और एक होता है अपने पास नेशनल, देन वी हैव डोमेस्टिक, उसके बाद होता है अपने पास NFI, देन होता है अपने पास वी हैव मार्केट प्राइस, देन वी हैव फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद होता है अपने पास NIT। ये हमारे पास 9 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 अपने पास है ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? किसी भी मशीन की या इन्वेस्टमेंट की जो स्टार्टिंग प्राइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस बोलते हैं। और जो उसका आज के डेट में करंट प्राइस है उसे हम क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। तो ग्रॉस और नेट दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का होता है। अब जैसे कि अपना मोबाइल फोन, ये जो है हमने परचेज किया था 10,000 रुपीज में, ठीक है, और आज के डेट में इसकी वैल्यू चल रही है 8,000 रुपीज, ठीक है। तो हमने 10,000 में खरीदा, आज के डेट में इसकी वैल्यू कितनी है? 8,000। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ग्रॉस की वैल्यू कितनी है? 10,000, और नेट की वैल्यू कितनी है इसकी? 8,000। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, ये किस चीज का डिफरेंस है? ये हमारा डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल, डोमेस्टिक और NFI। नेशनल क्या होता है? अगर हमारी कंट्री के जितने भी रेसिडेंट है उन लोगों ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड, टोटल पूरी दुनिया में कितना पैसा अर्न करा है, ठीक है, हमारी कंट्री के रेसिडेंट ने टोटल कितना पैसा अर्न करा है, उन सारे पैसे को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम बोलते हैं। बट हमने पूरे दुनिया में नहीं, बट सिर्फ इंडिया के अंदर में हमने कितना पैसा अर्न किया उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम मींस पूरी दुनिया में टोटल कितना पैसा अर्न किया, और डोमेस्टिक इनकम मींस सिर्फ इंडिया में कितना पैसा अर्न किया। दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों में डिफरेंस आता है NFI का। NFI क्या होता है कि इंडिया के लोगों ने इंडिया के बाहर से कितना पैसा अर्न किया है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम NFI बोलते हैं, ठीक है। ये तो इंडिया के लोगों ने इंडिया के बाहर से कितना पैसा अर्न किया उसे हम क्या बोलते हैं? NFI बोलते हैं। अब NFI के अंदर में 2 कंपोनेंट आते हैं। एक होता है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक होता है अपने पास फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये 2 अलग अलग कंपोनेंट हमारे पास। NFI कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देते हैं हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इंडिया के बाहर से कितना पैसा अर्न किया। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है? इंडिया के बाहर हमने कितना पैसा पे किया है। दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाता है? NFI आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और NIT। मार्केट प्राइस क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जिस रेट पे बेचा जा रहा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं। देन अपने पास है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखो, मार्केट प्राइस के अंदर में हमेशा टैक्स इंक्लूडेड रहता है। अगर मैं टैक्स वाले कंपोनेंट को हटा दूं तो जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है। तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस किस चीज का? दोनों में डिफरेंस है टैक्स का। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? NIT बोलते हैं। अब NIT के भी 2 कंपोनेंट है। NIT में एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें से हमें लेस करना होता है, इसमें से लेस करते हैं हम लोग सब्सिडीज को, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कभी कभी ना क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? GST आता है। क्या आता है इनडायरेक्ट टैक्स में? GST आता है। तो GST में से माइनस कर दोगे सब्सिडीज को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा NIT का। ये जितने भी है इन सबको एग्रीगेट्स बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने में, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। NFI मान लो, उससे डायरेक्ट आप ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, फिर उसको माइनस करने की नीड नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 3 अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक होता है अपने पास
NNPFC, ये अपने पास पहला एग्रीगेट है। NNPFC क्या होता है? जो अभी हमने 9 पॉइंट्स पढ़े ना, उसी 9 पॉइंट्स में से मिलके बनाई है NNPFC। कैसे निकलता है? NNPFC होता है हमारा नेट फैक्टर, सॉरी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है हमारा NNPFC। अब सर NNPFC बोलते किसे? NNPFC बोलते हैं हम लोग नेशनल इनकम को। किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम को। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? NNPFC कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि NNPFC को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। सेकंड हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेट है उसे हम बोलते हैं NDPFC। क्या बोलते हैं? NDPFC। अब सर NDPFC क्या है हमारे पास, बताओ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे क्या बोला जाता है? इसे हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मींस हमारा डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या निकालोगे? NDPFC निकालोगे। थर्ड होता है हमारे पास GDP। थर्ड क्या होता है हमारे पास? GDP। GDP कैसे निकलता है सर? GDP का एग्रीगेट होता है GDP-MP। GDP-MP, GDP-MP बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NNPFC और NDPFC की कंपैरिजन में GDP-MP एक ऐसा है जो मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, बाकी दोनों फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स हैं। वैसे एग्जाम में इसके अलावा और भी एग्रीगेट्स आते हैं, बट ये तीन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाले एग्रीगेट्स हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं कि सर कन्वर्जन कैसे किया जाता है और हम अलग अलग फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास GNPFC गिवन है जिसकी वैल्यू 1000 है और हमें निकालना है NDPMP, यह हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कुछ हमारे पास चीजें गिवन है जैसे कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100 है, NIT की वैल्यू हमारे पास 50 है और NFIA की वैल्यू हमारे पास 50 है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? हमें कन्वर्जन करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? NDPMP कैलकुलेट करना है। देखो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 3 से 4 नंबर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? सबसे पहले जिस भी चीज को आपको फाइंड करना है ना, उसकी वैल्यू को आपको स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे हमें क्या निकालना है? NDPMP, तो इसको हम क्या लिख करेंगे? स्टार्टिंग में लिखेंगे। देन जो आपको गिवन है उसको आपको बाद में लिखना है, जैसे कि GNPFC, ये हमें गिवन है, इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हमें कन्वर्जन का रूल अप्लाई करना है। अब कन्वर्जन के रूल के लिए फॉर्मूला यूज होते हैं। सर फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? तो जो हमने ये टेबल बनाया था ना, इसी टेबल में फॉर्मूला भी छुपा हुआ है। तो आपको क्या करना है? बस यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट में प्लस करना है डेप्रिसिएशन को, अगर आपको नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में प्लस करना है NFIA को, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस करना है NIT को। अगर इसका अपोजिट करना हो तो, जैसे अगर आपको नेट निकालना हो तो ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, अगर डोमेस्टिक निकालना हो तो नेशनल में से माइनस कर देंगे NFIA को, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे NIT को। तो इक्वल टू के जो इधर है उसमें आपको प्लस प्लस यूज करना है, और अगर आपको ये निकालना हो तो आपको बस ये इस साइड जो प्लस का है वो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ऐसे हम प्लस माइनस करके अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अभी देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या अपने पास? NDPMP। अब NDPMP में N का मतलब क्या है? N का मतलब है हमारे पास नेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहला ग्रॉस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट। हमारे पास क्या है? ग्रॉस। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाया जाता है? ग्रॉस में से माइनस करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन को, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला अपने पास क्या है? यहाँ पे D है और यहाँ पे N है। ये D का मतलब क्या है? डोमेस्टिक, और यहाँ पे N का मतलब क्या है? नेशनल, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है, और हमारे पास क्या है? नेशनल है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाते हैं? नेशनल में से माइनस कर देते हैं हम लोग। क्या माइनस कर देते हैं? NFIA को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डोमेस्टिक आ जाएगा। देन P और P तो सेम होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। हमें चाहिए मार्केट प्राइस, और हमारे पास क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाते हैं? फैक्टर प्राइस में हम लोग प्लस कर देते हैं NIT को, प्लस कर देते हैं NIT को। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस आ जाता है, ठीक है। देखो इसके ये समझने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट में प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। इसलिए यहाँ पे माइनस किया, क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना था, नेट निकालना था, तो ग्रॉस में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन को। इसी तरीके से बाकी फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई हुए। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी और अपना आंसर आ जाएगा, विच इज लाइक 1000 हमें इसकी वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है 100, NFI है हमारे पास 50, NIT है हमारे पास 50, इसका आंसर होगा अपने पास 900। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आ गया, ठीक। हाँ जी, क्या हो? नहीं नहीं, बताओ भाई, कोई अगर है कुछ दिक्कत, समस्या, कुछ समझ में ना आ रहा हो। हाँ जी, तो फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करते हो, नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हैं। एक होता है इनकम मेथड, देन होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड होता है अपने पास वैल्यू एडिशन मेथड। तो एग्जाम में तीनों में से कोई भी मेथड आ सकता है, बट आपको एग्जाम में ना कभी भी गिवन नहीं होता कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। ये आपको खुद ही दिमाग लगाना होता है कि आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए। तो सबसे पहले वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज इनकम मेथड। अब देखो, अगर इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है ना, तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने का कोई फॉर्मूला गिवन ही नहीं है। क्या सही में कोई फॉर्मूला हमें गिवन ही नहीं है? हमें क्या फॉर्मूला गिवन है? हमें गिवन है डोमेस्टिक इनकम निकालने का फॉर्मूला। तो नेशनल इनकम से अगर आपको इनकम मेथड लगाना है तो आपके पास NDPFC का फॉर्मूला गिवन है। NDPFC कैसे निकलता है सर? NDPFC निकालने के लिए हमें 3 चीजों को ऐड करना होता है। हम लोग ऐड करते हैं COE प्लस MI प्लस OS, इन 3 चीजों को ऐड किया जाता है। अब COE MI OS क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले OS आपको क्या, COE, पहले COE से स्टार्ट करते हैं। COE निकालने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? COE निकालने के लिए आपको सैलरी को ऐड करना है। सबसे पहले क्या ऐड करना है? सैलरी। उसके अलावा आपको क्या ऐड करना है? वेजेस। और थर्ड में आपको क्या ऐड करना है? सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये याद रखना, एम्प्लॉय वाला गिवन हो तो ऐड मत कर देना, एम्प्लॉयर वाला गिवन हो तो ऐड करना। उसके बाद MI की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। OS आपको निकालने के लिए गिवन हो सकता है कभी कभी। तो OS निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। ये 4 चीजों को ऐड करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? OS की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आपको ये प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो आपको प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है। प्रॉफिट को निकालने के लिए 3 चीजों को ऐड किया जाता है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब सर ये सभी चीजें होती क्या है? देखो, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ना कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, क्या कैलकुलेट करने का अपनी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है, इसे 3 अलग अलग ग्रुप में निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं ना वो लोग कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या निकाला? COE निकाला। COE के अंदर हमने क्या क्या डाल दिया? सैलरी, वेजेस डाल दिया और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी एंटर कर दिया। अब सैलरी और वेजेस क्या होता है? जो भी हम लोग काम करते हैं उसके बदले में जो पेमेंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सैलरी या वेजेस बोलते हैं। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कभी कभी हमें सैलरी में से पूरी की पूरी सैलरी नहीं मिलती, बल्कि कुछ पैसा वो लोग काट लेते हैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे। तो जो पैसा हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो गया है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से, वो भी हमारी ही इनकम मानी जाती है, तो आपको उसे भी ऐड ऑन करना है। देन उसके बाद अगर कोई बंदा या तो अपनी कंट्री में है, वो तो क्या कर रहा होगा? जॉब कर रहा होगा, इनकम कमाता होगा। अगर वो बंदा जॉब नहीं कर रहा तो क्या कर रहा होगा? फिर वो बिजनेस कर रहा होगा। तो बिजनेस की इनकम कहाँ पे रखी जाती है? बिजनेस की इनकम को OS में रखा जाता है। OS मींस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें बिजनेस की इनकम को कहाँ पे रखना है? OS में रखना है। अब OS में बिजनेस की इनकम किस किस तरीके से निकाले जा सकती है? अगर किसी का बिजनेस है तो उसके पास क्या अर्न होगा? प्रॉफिट अर्न होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या होता होगा? रेंट होता होगा। अगर रेंट से भी पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से पैसा आएगा? रॉयल्टी से पैसा आएगा या फिर
इंटरेस्ट से पैसा आएगा। ये 4 तरीके की बिजनेस इनकम हो सकती है। कौन कौन सी? प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। उसके बाद कभी कभी आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है और कभी कभी गिवन नहीं होता। अगर गिवन ना हो तो प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। इससे आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। तो अगर आपको निकालना है नेशनल इनकम, क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो अभी तक देखो हमने नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला नहीं सीखा। अभी तक हमने नेशनल इनकम निकालना नहीं सीखा। अभी हमने क्या सीखा? एनडीपीएफसी कैसे निकलते हैं। और एनडीपीएफसी क्या है बताओ? हमने अभी पढ़ा था ना, एनडीपीएफसी कौन सा एग्रीगेट है? एनडीपीएफसी इज डोमेस्टिक इनकम। तो अभी हमने क्या निकाल लिया? डोमेस्टिक इनकम। बट क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपीएफसी। और हमने क्या निकाला? हमने निकाला एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे? बस हमें प्लस कर देना है एनएफआईए को। क्या ऐड करना है? एनएफआईए ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास इनकम मेथड। इसके बाद हमें करना है एक्सपेंडिचर मेथड। बताओ इनकम मेथड समझ में आया आप लोगों को? आ गया। सेकेंड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो अगेन एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला में गिवन नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें पहले निकालना पड़ता है जीडीपीएमपी। क्या निकालते हैं हम लोग? जीडीपीएमपी। अब सर जीडीपीएमपी कैसे निकलता है? जीडीपीएमपी निकालने के लिए हमें 4 अलग अलग चीजों को ऐड करना होता है। फर्स्ट हमें लोग ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें हमें प्लस करना होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकालना होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीडीसीएफ भी बोलते हैं। हमें क्या निकालना होता है? जीडीसीएफ निकालना होता है। फिर इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। लास्ट में क्या प्लस करते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन 4 चीजों को ऐड किया जाता है। अब देखो मेथड कौन सा कर रहे हैं हम लोग? मेथड कर रहे हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। हमें क्या निकालना है कि अपनी कंट्री में रह रहे लोगों ने 1 साल के टाइम पीरियड में कितना पैसा खर्च किया है। अब ये एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया उसे हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट लोग, अब गवर्नमेंट के अलावा कौन हो गया? बाकी सबको हमने प्राइवेट लोग बोला, तो प्राइवेट लोगों ने कितना पैसा खर्च किया उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद बिजनेसमैन भी तो है, बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने कैपिटल गुड्स के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट्स का। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन 4 चीजों को आपको ऐड ऑन करना है। अब वैसे आपको ये चारों चीजें एग्जाम में गिवन होती है, बट जीडीसीएफ कभी कभी आपको गिवन नहीं होता, तो जीडीसीएफ हमें निकालना पड़ता है। जीडीसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आपको प्लस करना होता है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इन 2 चीजों को ऐड ऑन करने से आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। अब देखो एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इन दोनों के अंदर में कि सर ये दोनों क्या क्या है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए था? कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, क्या गिवन है? फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपको प्लस करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक को। जैसे ही आप फिक्स्ड कैपिटल में प्लस करोगे चेंज इन स्टॉक का, आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, विच इज हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जीडीपीएमपी तो आ गया, बट हमें निकालना क्या था? हमें जीडीपीएमपी तो नहीं निकालना था ना, हमें तो नेशनल इनकम निकाला था। नेशनल इनकम सेज एनएनपीएफसी, बट हमने क्या निकाला? हमने निकाला जीडीपीएमपी। तो हम क्या करेंगे? अब हम कन्वर्जन करेंगे, जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर देंगे एनएनपीएफसी में। कैसे कन्वर्ट होता है? पहला वाला ग्रॉस, हमें किस पे जाना है? नेट पे। तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। दूसरा क्या अपने उस डोमेस्टिक, हमें किस पे जाना है? नेशनल पे। तो हम क्या करेंगे? एनएफआईए को ऐड ऑन करेंगे। थर्ड है हमारे पास मार्केट प्राइस, बट हमें किस पे जाना है?
फैक्टर कॉस्ट पे, तो NIT को माइनस करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग GDP MP को कन्वर्ट कर सकते हैं NNP FC में। ठीक है, समझ में आ रहा है? याद आ रहा है ना, यही फॉर्मूले किया था हमने। देन थर्ड होता है हमारे पास ओके हाँ, या एक काम करते पहले ना मैं तीसरा वाला करा देता हूँ, फिर नोट ऑफ करते या इन सबका PDF बना के भेज दूंगा ना मैं, फोन में निकाल लेना PDF, नोट डाउन क्या करना है, डिजिटल इंडिया। चलिए थर्ड है हमारे पास वैल्यू एडिशन मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है? वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग कभी कभी? प्रोडक्शन मेथड ही बोलते हैं। अब सर वैल्यू एडिशन मेथड में कैसे निकलता है? वैल्यू एडिशन मेथड में हमें फॉर्मूला गिवन है GVAMP का। किसका फॉर्मूला गिवन है? GVAMP का। अब सर ये तो बिल्कुल ही नया कंपोनेंट आ गया ना, आज तक हमने अभी तक हमने ये तो पढ़ा नहीं कि GVAMP क्या होता है। GVAMP इक्वल टू होता है GDP MP के। किसके बराबर है? GDP MP के। तो GDP MP का ही दूसरा नाम क्या है? GVAMP भी है। बट अगर आप वैल्यू एडिशन मेथड यूज करो तो आपको GDP MP नहीं लिखना है, GVAMP लिखना है बस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। GVAMP निकालने के लिए हमें चाहिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या चाहिए होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इसमें से हमें माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये है हमारे पास फॉर्मूला, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं VO माइनस IC। क्या बोलते हैं? VO माइनस IC। अब VO यानी कि अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें निकालना होगा। अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है इसका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन। या तो आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन होगा या आपको निकालना होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल कैसे सकते हैं? इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। या फिर इसको रॉ मटेरियल भी नहीं बोलना चाहिए, हम इससे बोलेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किसके बराबर होता है? हमारा IC के बराबर होता है। तो VO में से IC माइनस करते आपके पास क्या आ जाएगा? GDP MP या GVMP आ जाएगा। बट हमें क्या निकालना था बताओ? हाँ जी क्लास, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था NNP FC। बट हमने क्या निकाला? हमने निकाला GDP MP। ठीक है, क्योंकि GVMP GDP MP के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वहां नहीं लिखना, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? वही अपना सेम फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NFIA को प्लस कर देंगे और NIT को माइनस कर देंगे। जो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने कन्वर्जन किया था, सेम टू सेम वैल्यू एडिशन मेथड में भी कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे आके हमने सारे के सारे फॉर्मूले कर लिए। फॉर्मूले करने के बाद बताओ क्या करते हैं? इसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, निकालना क्या है? नेट निकालना है, ग्रॉस निकालना है? अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस होगा। चलिए क्या होता है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेशनल इनकम से इजी इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। ये देखो, बताओ कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सॉरी। देखिए अपने पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को कर सके, बट हाँ ये वेबसाइट का नाम देख लेना, क्या नाम है? SCRIBD
इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में बताओ क्या निकालना है। कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी-एफसी होता है। अच्छा, मेथड कौन सा लगेगा, सीओई हमें गिवन है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन है, यानी कि इनकम मेथड लगेगा। इनकम मेथड से डायरेक्ट नेशनल इनकम तो आता नहीं है, क्या आता है, एनडीपी-एफसी आता है। क्या आता है, एनडीपी-एफसी। और एनडीपी-एफसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सीओई। सीओई कौन सा, ये हमारा सीओई। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, सीओई प्लस एमआई। एमआई कहाँ पे है, ये रहा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये अपना एमआई हो गया। और हमें क्या चाहिए होता है, ओएस। ओएस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा, ओएस आएगा। अब यहाँ पे ना रॉयल्टी गिवन नहीं है, तो अगर रॉयल्टी गिवन है तो रॉयल्टी की वैल्यू जीरो, जो गिवन नहीं होता उसकी वैल्यू जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो एक मिनट, तो ये होगा अपना सीओई, ये इन तीनों को प्लस करने पे आ जाएगा ओएस, और ये हो गया अपना एमआई। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या था, सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस, ये तीनों चीजें हैं, तीनों को प्लस करने पे एनडीपीएफसी आ जाएगा। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो एनएनपीएफसी निकालना है ना। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनडीपीएफसी हमने निकाला, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे एनएफआईए को। अभी हमने यही फॉर्मूला लिखा था। तो एनएफआईए कितने बताओ, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अपना एनएफआईए है। ये चारों के चारों कंपोनेंट है, चारों को प्लस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताइए क्या डाउट। नहीं नहीं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको गिवन ना हो तो वेजेस प्लस सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में हम एम्प्लॉयर वाला लिखते हैं, वैसे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही होता है सीओई का मतलब। तो इसको हम प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, अपोजिट। ठीक है, समझ में आया, प्रॉपर है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो। हम सेकंड वाला मेथड कर रहे हैं, क्योंकि देखो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इतना अपने पास टाइम भी नहीं है कि हम एक दिन पहले बैठ के सारे के सारे क्वेश्चंस करें। तो देखो एआई नाम की चीज होती है, तो अगर आप एक्सपेलिंग डिलीवरी टाइप कर दोगे तो भी सही आंसर मिल जाता है। देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। हाँ जी देखो, ये तो खैर कन्वर्जन वाला आ गया। हाँ ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट जीडीपी एमपी एंड एनएनपीएफसी, दोनों निकालना है, जीडीपी एमपी भी निकालना है और एनएनपीएफसी भी निकालना है। तो पहले तो हम जीडीपी एमपी निकालेंगे। जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, जीडीपी एमपी निकालना है, और कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखो ये रहा, ये नंबर 1 है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 हो गया। फिर हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नंबर 3 हो गया। उसका हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स देखो गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन है। इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा। प्लस नहीं करना, माइनस करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये जहां पे हमने जहां पे मैंने मार्क किया 1 2 3 4, चारों को प्लस कर देना, अपने पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। देन अपने को क्या निकालना है, हमें तो निकालना था एनएनपी, जीडीपी एमपी हो गया एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी कैसे निकलेगा, एनएनपी एफसी के लिए जो अभी हमने जीडीपी एमपी निकाला, इसमें से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन को, प्लस करना है एनएफआईए को, और माइनस करना है एनआईटी को। अब डेप्रिसिएशन कहाँ पे है बताओ, ये रहा अपना डेप्रिसिएशन। उसके बाद एनएफआईए कहाँ पे है, ये रहा एनएफआईए, और ये रहा अपने पास एनआईटी। तो इन तीनों को जैसे मैंने प्लस माइनस लिखा वैसे ही प्लस माइनस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ठीक। ना समझ में आए तो बताना।
इसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला क्वेश्चन है गिवन है। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट जीवीएमपी। तो अभी हमने जीवीएमपी निकालना सीखा था ना, बताओ फॉर्मूला क्या था? जीवीएमपी इक्वल्स क्या होता है? जीवीएमपी, जीवीएमपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? वीओ माइनस आईसी। वीओ में क्या क्या आता है बताओ? वीओ में आता है अपना सेल्स, सेल्स नंबर 1 प्लस चेंज इन स्टॉक नंबर 2। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा? वीओ। और फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या करना है? माइनस करना है, ये नंबर 3 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अपने पास क्या आ जाएगा? जीवीएमपी आ जाएगा। इसके अंदर में हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, ये बस हमें ऐसे ही बनता। इन तीनों को प्लस करने अपने पास वैल्यू एडिशन में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते, देखो नीचे इस वाले में हमें क्या निकालना है? नेट वैल्यू वेरिएंट निकालना है। एक सेकंड, एनवीएफ से निकालना है। बट अभी तक हमने क्या निकालना सीखा है? हमने तो जीवीएमपी निकालना सीखा ना। तो पहले तो जीवीएमपी लगा दो। जीवीएमपी, जीवीएमपी कैसे आएगा? सेल्स प्लस प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस, माइनस में होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अपने पास क्या आ जाता है? जीवीएमपी आ जाता है। बट जीवीएमपी को हमें कन्वर्ट किस में करना है? एनवीएफसी में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? एक तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और उसके बाद एनआईटी भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेशनल का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारे के सारे पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं।